नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? और दुआ करता हूं सभी अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं आपका आपके चहीते चैनल क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के इस चैनल पर। जैसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन जो कि आपके आने वाले सभी एग्जामिनेशंस के अंदर आपको बहुत मदद करने वाला है, और वो है रीसेंट जजमेंट्स ऑफ ईयर 2022 एंड 2023। तो जैसा मैंने आपको कहा था कि ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स जो कि आपके एग्जाम्स में आपको देखने को मिल सकते हैं, आज हम उनके ऊपर ब्रीफ के अंदर अच्छे से बात करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो पाए, आपकी अप्रोच भी क्लियर हो पाए, और उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको बहुत आसानी से कर पाए। लेकिन उसकी शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा मोटिवेशनल कोट मेरी तरफ से आप लोगों के लिए यह है कि पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन गोना डू इट फॉर यू। आपको खुद मेहनत करने की जरूरत है, कोई आपके हिस्से की मेहनत कोई दूसरा नहीं करेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि जो सपना आपने, आपके घर वालों ने, और जब आप आज के दिन हमसे जुड़ चुके हैं तो वो सपना हमने भी आपके लिए देखा है, अगर इन सभी के सपनों को करना है पूरा तो आपको शुरुआत करनी पड़ेगी अपनी मेहनत की, कड़ी मेहनत की। और उस मेहनत को रोज की रोज हर सुबह उठने के बाद एक और धक्का देने की जरूरत है, और थोड़ा सा आगे बढ़ने की जरूरत है, और थोड़ा सा समय देने की जरूरत है। तभी उस सपने तक आप पहुंच पाएंगे जो सपना आपने, आपके घर वालों ने और हमने देखा है। चलिए, आपका सपना पूरा करने के लिए एक और चीज मैं लेकर आया हूं, और जैसा आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, दैट इज CUET PG LLB 2023 एंड क्लैट 2024। अगर आप चाहते हो कि ये अब की बार की साल आपकी हो और एक बार के अंदर अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है, तो मेरी प्रॉमिस है आपसे, एक बार आप जुड़ जाइए। और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हमारे साथ जुड़ने पे आपको डिस्काउंट बहुत बड़ा मिल रहा है। सिर्फ और सिर्फ कोड आपको यूज करना है Y738। मेरे प्यारे बच्चों, आई प्रॉमिस यू, यू विल गेट हाईएस्ट डिस्काउंट, और इस डिस्काउंट के साथ आप हमारे हिस्सा बन जाएंगे, और हम हमारी तरफ से वो पूरी कोशिश करेंगे जो हमने अभी JMI में किया, जो हमने अभी MHCT में किया, जो हमने MHCT 5 ईयर में किया, जहां बच्चों के सिलेक्शंस करवाए हैं। बच्चों को वही हमने पढ़ाया है जो एग्जाम में आया है। तो शुरुआत करते हैं पहले केस लॉ की। सबसे पहला केस लॉ है प्रोहिबिटिंग टू फिंगर टेस्ट इन अ रेप। जैसा आप लोग जानते हैं, ये बहुत हाइप में रहा है केस, और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब पहले, इस केस के पहले क्या होता था, जब किसी भी एक फीमेल का, विमेन का जब रेप होता था, तो रेप होने के बाद मेडिकल टेस्ट के दौरान उस फीमेल को मेडिकली जब टेस्ट किया जाता था तो उसमें 2 फिंगर टेस्ट किया जाता था। व्हाट इज दिस 2 फिंगर टेस्ट? दिस 2 फिंगर टेस्ट इज बेसिकली चेकिंग ऑफ द ब्रेकेज ऑफ द हाइमन ऑफ ए फीमेल। लेकिन साइंस ऐसा कहती है कि एक हाइमन का ब्रेकडाउन होना सिर्फ एक रीजन रेप नहीं हो सकता। इट कैन बी पॉसिबल कि वो फीमेल या फिर वो वुमेन जो है वो सेक्सुअली इंटरकोर्स पहले कर चुकी हों, वेदर इट वॉज विथ हर मैन और वेदर इट वॉज विथ हर हस्बैंड। वो अगर ऐसा कर चुकी हैं, सेक्सुअली हैबिचुअल है इस चीज से, तो आप उसकी ये चीज को जज नहीं कर सकते कि शी इज रेप्ड और नॉट। सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ट्रॉमेटाइजिंग ए फीमेल जिसको ऑलरेडी इतना बड़ा ट्रॉमा झेलना पड़ रहा है, दैट इज ऑफ द रेप, एंड टेस्टिंग ऑफ हर हाइमन, दैट इज अगेंस्ट हर प्राइवेसी, बिकॉज यू आर ब्रीचिंग हर प्राइवेसी। सो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये केस आया, और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर ये वर्डिक्ट दे दिया कि अगर 2 फिंगर टेस्ट कोई करता है, दैट पर्सन विल बी गिल्टी ऑफ द मिसकॉन्डक्ट। ठीक है। सो 2 चीजें अपन ने ऑलरेडी यहां पे समझ ली कि व्हाट इज 2 फिंगर टेस्ट, एंड आफ्टर 2 फिंगर टेस्ट, इफ एनीबडी कमिट्स दिस, इफ एनीबडी डज इट और फोर्स एनी वुमेन टू गो फॉर 2 फिंगर टेस्ट, देन शी कैन फाइल ए केस अगेंस्ट दैट पर्सन, एंड दैट पर्सन विल बी गिल्टी ऑफ द मिसकॉन्डक्ट। आगे बात करते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो केस लॉ का नाम क्या है? केस लॉ का नाम है लुल्लू वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। तो आपको सिर्फ इतना याद रखने की जरूरत है कि केस का नाम क्या था, दैट वाज लुल्लू वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। ओके। एंड इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया है कि राइट टू प्राइवेसी ऑफ ए वुमेन जो है, ये एक तरीके से इन्फ्रिंज होती है अगर आप 2 फिंगर टेस्ट किसी फीमेल का कर रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इस केस से रिलेटेड जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहे होंगे। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन भी वही थी जो मैंने अभी आपको बताई कि एक फीमेल अगर सेक्सुअली हैबिचुअल है इंटरकोर्स से, तो आप ये किसी भी तरीके से तय नहीं कर सकते हैं कि 375 जो सेक्शन है आईपीसी का जो रेप को निर्धारित करता है,
उसके अंदर आप उसको अकाउंटेबिलिटी उसकी नहीं डिसाइड कर सकते हैं, right? So why are we giving this kind of a test to any female who is been raped? आप उसकी बात पे विश्वास क्यों नहीं कर सकते हैं? उसके लिए आपको हाइमन चेक करने की कहां जरूरत पड़ रही है? There are other medical tests which are required to be done. Semen fractions check करने की जरूरत है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको देखने की जरूरत है. These are mandatory medical checkups which are supposed to be checked while rape case is registered. But two finger test is strictly prohibited. It is inhuman. क्यों? क्योंकि इसके लिए UN ने भी कुछ कहा है, जैसा मैंने आपको यहाँ पे लिखा है, UN Declaration on Basic Principle of Justice. जैसे आपने नेचुरल जस्टिस पढ़ा है, वैसे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस फॉर विक्टिम्स ऑफ क्राइम एंड अब्यूज ऑफ पावर 1985. इसके अंदर इसको कहते हैं, एपेक्स कोर्ट ने कहा है कि द रेप सर्वाइवर्स आर इंटाइटल्ड टू लीगल रिकवरी दैट डज नॉट री ट्रॉमेटाइज देम और वायलेट देयर फिजिकल और मेंटल इंटीग्रिटी. 100% this is damaging their integral integrity of a woman when you are asking her for a two-finger test. I hope I am clear with this case. I rest my case. Let's go to the next case. Okay. Second is granting right to abortion to the unmarried woman. See, जैसी हमारी सोसाइटी है और जैसा हमारा पास रहा है, हमारे यहाँ पे अगर अबॉर्शन पहले किया जाता था, it was a criminal offense. But later on it has been regarded as not criminal, but in certain situations इसको कुछ फिक्स कर दिया गया एक टाइम फ्रेम जो है, उस टाइम फ्रेम के अंदर जो है अगर आप अबॉर्शन करते हैं तो आप लीगली आप अबॉर्शन कर सकते हैं, बट इलीगली आप अबॉर्शन नहीं कर सकते हैं. अब क्या बात है इलीगल और लीगल अबॉर्शन की, क्या बातें हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था, इट वॉज गिवन टू ए मैरिड वुमेन. किसको दिया जाता था? ओनली मैरिड वुमेन को. ठीक है, अनमैरिड वुमेन को इसके अंदर कंसीडर किया गया है. दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मैरिड वुमेन के साथ में कौन सी वुमेन हो सकती थी? दैट वाज, मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा, डिवोर्सी हो सकती है, रेप विक्टिम हो सकती है, या फिर विडो हो सकती है. इस तरीके की कुछ क्लासिफाइड फीमेल होती थी जिनके पास में अबॉर्शन कराने की फैसिलिटी थी, एंड दैट वाज अप टू 20 वीक्स थी. ठीक है, लेकिन अभी रिसेंटली हमारे सामने एक केस आया है. इस केस के अंदर जो है 24 वीक्स तक इसको ग्रांट कर दिया गया है कि 24 वीक तक की अगर प्रेगनेंसी है तो भी इस कंडीशन के अंदर उनको परमिशन मिलनी चाहिए कि वो अबॉर्शन करा सकती हैं. दूसरी बात, मैरिड और अनमैरिड की बात करते हैं तो राइट टू प्राइवेसी सबके पास में है. अगर कोई फीमेल जो कि मैरिड नहीं है, अनमैरिड है, लेकिन उसका किसी के साथ में रिलेशनशिप है, एंड ड्यू टू दैट रिलेशनशिप इफ शी गेट्स प्रेग्नेंट, इन दैट सिचुएशन शी इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू द अबॉर्शन. I hope I'm clear with this. There are some facts of this case. Let us know about these facts. तो ये facts क्या कहते हैं? Facts ये कहते हैं कि 25-year-old unmarried woman approached the Supreme Court to terminate a 23-week pregnancy. एक वुमेन है जो कि 25-year-old है, that means she is adult. ठीक है, ये हमारे कानून के हिसाब से बिल्कुल अडल्ट है. That means she knows what she is doing. She gets pregnant and she has a baby of 23 weeks. Okay, out of a consensual relationship as she was unmarried. और ये जो बच्चा हुआ है ये consensually relationship के साथ हुआ है. consensual relationship का मतलब जहां दोनों की हाथ थी. Okay, now the MTP Act जो है हमारा, that is Medical Termination Act जो है, ये 20 वीक्स को देता था. ठीक है, सो नाउ 20 to 24 वीक्स तक का जो रूल है, वो रूल क्या डिसाइड करता है? वो ये कहता है कि डिवोर्सीज, विडोज, माइनर्स, disabled and mentally ill women and survival of sexual assault or raped, सिर्फ यही वुमेन है जिनको अलाउ किया जा सकता है. लेकिन नाउ दिस स्पेक्ट्रम इज गिवन ब्रॉडर एस्पेक्ट, और अब इट इज नॉट ओनली द केस जहां पे आप ये कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इन्हीं को दिया जाएगा, but whereas Supreme Court has asked the Parliament to amend some laws regarding to this so that it becomes feasible for every woman कि up to 24 वीक्स वो क्या ले सकती हैं? अबॉर्शन ले सकती हैं. जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, on July 20 the apex court allowed a 24-year-old woman to abort her 24 weeks pregnancy from a consensual relationship. यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है. बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं बेटा. नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत इंपॉर्टेंट ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आप बिल्कुल एक बार पढ़ लीजिएगा. इस सेशन के बाद में इसका पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर. ठीक है, ये जो मैंने चीजें अभी आपको बताई हैं एग्जैक्टली उन्हीं को मैंने यहाँ पे जॉट डाउन कर दिया गया है. ठीक है, ओके, लेट अस कम टू द नेक्स्ट, एंड द नेक्स्ट केस इज स्प्लिट डिसीजन ऑन हिजाब बैन केस.
व्हाट इज हिजाब बैन केस? प्लीज आप पहले कॉन्सेप्ट और चीजें समझ लीजिएगा। कर्नाटका गवर्नमेंट ने क्या किया? कर्नाटका गवर्नमेंट ने हिजाब को बैन कर दिया, ये कहते हुए कि स्कूल्स के अंदर एक फिक्स स्कूल ड्रेस होती है, एक स्कूल ड्रेस कोड होता है, और उस ड्रेस कोड को आप ब्रीच कर रहे हो अगर आप हिजाब पहन रहे हो, राइट? सो सिमिलर वे हम ये चाहते हैं कि हिजाब जो है इसको बैन कर दिया जाए कर्नाटका स्टेट के अंदर, और इसको बैन कर दिया गया। ये कर्नाटका स्टेट ने अपने स्टेट लिस्ट के तहत स्टेट के अंदर इस तरीके के कानून ला सकते हैं, इसके तहत वो ये कानून लेकर आ गए और वहां पे इन्होंने बैन कर दिया। जिनको दिक्कत हुई उन्होंने एक ये अपील जो है, एक केस जो है ये हाईकोर्ट के अंदर दायर किया, और उन्होंने कहा कि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को क्या करता है? इन्फ्रिंज करता है। यहां पे हाईकोर्ट ने क्या कहा? हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं करता है, यहां पे आपका कोई भी फंडामेंटल जो है वो ब्रीच नहीं हो रहा है। सो वी आर नॉट टेकिंग दिस केस एज एन एनी हाउ, और उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया प्ली को, और ये प्ली रिजेक्ट होने के बाद में डायरेक्टली कहां पर आ गई है? सुप्रीम कोर्ट में आ गई है। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए 2 जज की बेंच जो है वो बिठाई, और 2 जजों में से एक जज ने कहा कि इसका हिजाब बैन का जो प्रोसेस फॉलो किया गया है ये गलत है। एक जज साहब ने ये कहा कि ये सही है। तो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो स्प्लिट जजमेंट आई है, मतलब 1 on 1, अब इसके लिए जो है बच्चा एक बड़ी बेंच बनेगी जहां पे या तो 3 या 5 या फिर 7 जजेस होने वाले हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ये डिसाइड करेगी वेदर दिस इज अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, और वेदर इट इज अगेंस्ट ब्रीच ऑफ फंडामेंटल राइट्स और नॉट। अगर ऐसा है तो जो भी डिसीजन आता है फ्यूचर में, आप और मैं हम बैठे हैं इंतजार में कि कब पता चलेगा कि ये सही था या नहीं। ठीक है, सो इस केस में आपको अभी तक इतना ही जानने की जरूरत है। कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बता देता हूं। दैट इज, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 जजेस बेंच जो सुप्रीम कोर्ट की है उसने इसका डिसीजन जो है वो स्प्लिट दिया है। एंड नाउ स्प्लिट वर्डिक्ट में होता क्या है? स्प्लिट वर्डिक्ट में क्या होता है? बेसिकली ये वर्डिक्ट जो है हमारे जो चीफ जस्टिस होते हैं उनके पास जाता है, और अगर चीफ जस्टिस चाहते हैं तो चीफ जस्टिस क्या करेंगे? नाउ मीन्स दैट द मैटर विल नाउ बी प्लेस्ड बिफोर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फॉर फर्दर डायरेक्शंस। इट विल लाइकली गो टू ए लार्जर बेंच, और फिर जो चीफ जस्टिस हैं वो बड़ी बेंच जो है इसके लिए अलॉट करते हैं कि अब इतने लोगों की जो बेंच है वो इसको डायरेक्शंस देगी। एंड अंटिल द सुप्रीम कोर्ट इश्यूज एनी डायरेक्शन, द बैन ऑन द हिजाब इन कर्नाटका क्लासरूम्स विल रिमेन इन द प्लेस। और जब तक इसके ऊपर डिसीजन नहीं आ जाता है, तब तक क्या होगा? जो बैन है वो रसिस्ट करता रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट समरी इस केस की पूरी ये रही। यहां पे मैंने पूरा डिटेल के अंदर आपको एक ग्राफ दिया है कि सबसे पहले क्या हुआ है, 2021 के अंदर क्या हुआ। गवर्नमेंट ने इसको बैन किया, ठीक है, यूनिफॉर्म कोड निकाला, ठीक है, और उसके बाद में 28 तारीख को क्या हुआ? 28 को 6 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इसको क्लेम किया कि भैया हम क्लासरूम के अंदर बिना हिजाब के नहीं जाएंगे, ठीक है। फिर मैटर रीचेस टू कर्नाटका हाई कोर्ट। कर्नाटका हाई कोर्ट के अंदर ये इसकी हियरिंग हुई। हियरिंग होने के बाद में इन्होंने एक इंटरिम ऑर्डर पास किया प्रोहिबिटिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम वियरिंग रिलीजियस क्लोथ टिल द मैटर इज डिसाइडेड, ठीक है। जब तक मैटर डिसाइड होता है तब तक वो पहन पाए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट डिलीवर्स स्प्लिट वर्डिक्ट, ठीक है, उसके बाद में स्प्लिट वर्डिक्ट हुआ। तो ये सारा का सारा पूरा एक ब्रीफ मैंने आपको यहां दे दिया है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ये आपके एग्जामिनेशंस में काम आने वाला बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ओके, लेट अस कम टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज रिकॉग्नाइजिंग सेक्स वर्क एज ए प्रोफेशन। बहुत ही हाइप में रहा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, सेक्स वर्क जो है ये हमारी सोसाइटी को भी गवारा नहीं है, और दिस इज अगेंस्ट द एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर एवरीबडी हु बिलीव्स इन दिस, ठीक है। सो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा कि जिस तरीके से कोई एक इंसान झाड़ू लगाता है, एक इंसान जो प्लेन चलाता है, और एक इंसान जो फौज में जाता है, एक इंसान जो डॉक्टर बनता है, सब ये क्या कर रहे हैं? ये प्रोफेशन अपना फॉलो कर रहे हैं। उसी प्रकार से सेक्स वर्क इज ऑल्सो ए प्रोफेशन। That means if any female with her own consent, if she wants to do this sex work and she wants to pursue this as a profession, then she is 100% liable to, she is not liable for any kind of offense, ठीक है। ये वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। अब कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपको समझा देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है द सेक्स वर्क एज ए प्रोफेशन
and observe that it is practitioners are entitled to dignity and equal protection under the law. मतलब सभी को सेम प्रकार का ट्रीटमेंट देना हमारा कर्तव्य है, दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, तो एक सेक्स वर्कर को भी वही डिग्निफाइड लाइफ मिलनी जरूरी है जो एक नॉर्मल आदमी को मिलती है. ठीक है, आप उसे ह्यूमिलिएट नहीं कर सकते हैं. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज अंडरस्टैंड, बिकॉज स्पेशल पावर जो है आर्टिकल 142 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कि सुप्रीम कोर्ट को यह पावर देता है कि वो ऐसे जजमेंट्स जहां पे उसके सामने कोई केस आया है जिस केस के अंदर उसे रिलीफ प्रोवाइड करना है, इन दैट सिचुएशन द सुप्रीम कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स जुरिसडिक्शन में पास सच डिक्री और मेक सच ऑर्डर एज इट इज नेसेसरी फॉर डूइंग द कंप्लीट जस्टिस. सो इन दिस सिचुएशन आर्टिकल 142 को यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये जस्टिस जो है ये सेक्स वर्कर्स को प्रोवाइड किया है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस, और आपके लिए इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं. नाउ केस का नाम जो है बुद्धादेव कर्मासर वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल. ठीक है, इसके अंदर जस्टिस एल नागेश्वरा, बी आर गवाई एंड ए एस बोपन्ना जी जो है वो बेंच थी, 3 जजेस की बेंच थी. और इस बेंच ने ये कहा है दैट सेक्स वर्क एज ए प्रोफेशन एज वेल एज टू द डिग्निटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन. साथ के साथ इनका आधार कार्ड भी अलग से बनना चाहिए. वाई? बिकॉज आर्टिकल 21 जो कहता है वो ये कहता है दैट एवरीबडी इज इक्वल. ठीक है, सो द राइट ऑफ डिग्निफाइड लाइफ इज गिवन टू एवरीवन इक्वली. ठीक है, इसमें किसी में कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता. ओके, लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. EWS रिजर्वेशन बहुत ज्यादा लाइमलाइट में रहा, और अभी कर्नाटका भी इसी को रिलेटेड लेके बहुत लाइमलाइट में रहा. तो करंट के साथ में और ज्यादा करंट हो गया है, तो इसको केस को समझने की जरूरत है. एग्जामिनेशंस में ये केस बन सकता है. सो लेट अस टॉक अबाउट द रिसेंटली 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है. प्लीज याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इट इज 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट which provides 10% of reservation of the economically weaker sections. अब बात करते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है. प्रॉब्लम यह है कि there is a cap of 50%, and if that is changed, तो फिर इसको हम इलीगलिटी की तरफ लेके जा रहे हैं, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि दिस कैप, ये जो कैप रखा गया है, इसके साथ में चेंजेस जो है वो बिल्कुल ओपन है. आप इस कैप को चेंज कर सकते हो. आप इस जो नंबर है जो 50% है, इट इज नॉट स्टेबल नंबर, आप इसे चेंज कर सकते हैं एज पर योर नीड एंड रिक्वायरमेंट. और जो यहां पे हुआ है उसके अंदर क्या हुआ है, दैट इज इट वाज इनेक्टेड टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पुअर एंड नॉट covered by the 50% रिजर्वेशन पॉलिसी. जो कि पुअर लोग जो कि 50% में कवर नहीं हो पा रहे थे, आपने उनके अंदर इसको कवर किया है. ठीक है, किसकी, कौन कौन आता है इसके अंदर, दैट इज फर्स्ट इज योर SC, then is your scheduled tribe, and then is your socially backward economically class, that is SEBC. इन सारी कैटेगरीज के बाद में भी अगर आप किसी को नहीं दे पा रहे हो कोटा, देन इफ यू आर मेकिंग EWS, देन इट इज नॉट एनी प्रॉब्लम एट ऑल. कुछ फैक्ट्स हैं आपको यहां बता देता हूं कि व्हाट इज द वर्डिक्ट. वर्डिक्ट क्या कहता है, दैट 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, दिस कैन नॉट बी सेड टू बी द ब्रीच ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जैसे आपने बहुत बार सुना होगा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये बेसिकली अगर कभी भी ऐसा कोई कानून आ जाए जिसके अंदर हमारा बेसिक स्ट्रक्चर अगर हमारा चेंज हो रहा हो, तो उस केस के अंदर क्या है कि आप पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज कर सके. ठीक है, आप कानून बदल सकते हैं, आप लॉज बदल सकते हैं, बट आप जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है आप उसे चेंज नहीं कर सकते. तो इन्होंने ये कहा है कि 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर को डैमेज नहीं करता. ठीक है, ओके. नाउ EWS कोटा जो है, इट डज नॉट वायलेट द इक्वलिटी एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑल्सो. ठीक है, ये इक्वलिटी को भी डैमेज नहीं करता है. व्हाई? बिकॉज रिजर्वेशन इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन डज नॉट वायलेट प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एज already I have said. ठीक है, now the instruments of affirmative action by the state for the inclusion of backward classes. ये एक affirmative action है, मतलब पॉजिटिव एक्शन है, so that आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को भी इस रिजर्वेशन कोटा के अंदर ले आए. अगली बात, now the 10% of EWS quota was introduced under the 103rd constitutional amendment in 2019. Please
इस डेट को थोड़ा सा आप जरा ध्यान रख लीजिएगा, एग्जाम में यहां से कंफ्यूज किया जा सकता है, ठीक है, बाय अमेंडिंग आर्टिकल 15 एंड 16, ठीक है। देन इट इज फॉर इकोनॉमिक रिजर्वेशन इन द जॉब एंड एडमिशंस इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, दैट इज EWS। ये 2019 के अंदर लाया गया था, ठीक है, एंड दिस इज नॉट एट ऑल ए any kind of a law which is against the basic structure of the constitution, ठीक है। I hope I'm clear with this। इससे जितना कुछ भी हो सकता था वो मैंने आपको बता दिया है। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने यहां लिखी है, 50% सीलिंग लिमिट जो है दैट इज फिक्स्ड बाय मंडल कमीशन बिकॉज सीलिंग लिमिट इज नॉट इनफ्लेक्सिबल। इनफ्लेक्सिबल नहीं है, इसका मतलब क्या है, फ्लेक्सिबल है, ठीक है। ओके, आई होप आई एम क्लियर विद दिस। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं भैया, ठीक है। मैटर्स ऑफ इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस। अब इसके अंदर जो है इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो है, ये बहुत टाइम से मैंने आपको बताया इसके बारे में कि हमें इसको भी इसके साथ रिलेट करने की क्यों जरूरत पड़ रही है, बिकॉज नो आउटसाइड अथॉरिटी हैज एनी राइट टू से दैट दीज आर नॉट इसेंशियल पार्ट्स ऑफ रिलीजन। ओके, आई थिंक ये स्लाइड जो है ये नेक्स्ट आ गई है। दिस वॉज फॉर द हिजाब, ठीक है, ये हिजाब के लिए है, ठीक है। हिजाब के अंदर जो है ये कुछ प्रैक्टिशनर्स ने जो अपने कुछ आइडियाज दिए थे वो ये थे कि क्या कारण हो सकते हैं जिसके कारण हमें ऐसा लगता है कि हिजाब जो है उसका बैनिंग जो है वो गलत है। तो एक बार आप इसको जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ रिलीजन, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लेड डाउन द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द रिलीजन, ठीक है। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ रिलीजन डॉक्ट्रिन के अंदर उन्होंने कहा है, उन्होंने ये कहा है कि रिचुअल्स, मोड्स ऑफ वर्शिप, ceremonies all come under the essential practice of the religion, but these have to be protected to the extent that they are within the limits of article 25 and 26 of the constitution of India, ऐसा बताया गया है। तो मैंने इसके पीछे का भी जो बैकग्राउंड स्टोरी हो सकता था वो यहाँ रखा है। स्लाइड एक ऊपर नीचे हो गई तो आई एम रियली सॉरी, तो आप प्लीज यहां से चेक जरूर कर लीजिएगा। ओके, ये सेशन जो है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। दिस इज 3 months करंट अफेयर्स। किसी भी एग्जाम में आप चले जाइए, आपको लास्ट के 4 महीने के करंट अफेयर तो एकदम जड़ी बूटी की तरह एकदम रट के जाना होता है, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट होता है। और इस करंट अफेयर में से मैंने JMI, MHCET और AMU तीनों एग्जामिनेशंस के मैं देख रहा हूं, मुझे इस एग्जामिनेशंस के अंदर यहां से 70 से 80% कंटेंट देखने को मिला है। तो अगर आप 1.5-2 घंटे का अगर एक वीडियो देखते हैं और वहां से अगर आपका 70% कंटेंट आपका क्लियर हो रहा है, आई थिंक दिस इज ए गुड डील। सो हर बच्चे से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को जरूर देखें, और इस सेशन को देखने के बाद अगर आपको जरूरत है कुछ और चीजों की तो उसे जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ओके, लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कीपिंग सेडिशन लॉ ऑन द होल्ड। अभी रिसेंटली 5-7 दिन पहले इसके बारे में आर्टिकल भी आया था, हमने आर्टिकल के अंदर भी पढ़ा था कि बेसिकली सेडिशन लॉ जो है ये बेसिकली बहुत पुराना लॉ है, ठीक है। ये 1880s के टाइम का लॉ है जो कि ब्रिटिशर्स लेके आए थे। ये बेसिकली उस टाइम पे चाहिए क्यों था, सो दैट बगावत जो है वो ना हो, और उस बगावत को रोकने के लिए सेडिशन लॉ जो है वो लाया गया था। लेकिन जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, जब हमारे कानून जो हैं वो बन रहे थे, और जब हमारा एक नया भारत, आज़ाद भारत जब इन कानूनों को एक्सेप्ट करने के लिए खड़ा था, तब महात्मा गांधी जी ने ये जरूर कहा था कि सेडिशन लॉ जो है ये बहुत गलत लॉ है भारत के लिए। लेकिन इसको मॉड्यूल करके हम लोगों ने हमारे जो लॉज हैं उसके अंदर ले आए थे, ठीक है। सो अब क्या डिटेल्स हैं, केस का नाम है SG वोम्बाकतिरे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहां पे सेक्शन 124A, ये प्लीज याद रख लीजिएगा, सेक्शन 124A ऑफ IPC इंडियन पिनल कोड इज नॉट इन ए ट्यून विद द करंट सोशल milieu as well as was not intended for a time when this country was under the colonial regime। बिल्कुल जो मैंने आपको भी कहा वही एग्जैक्टली यहां पे कहा जा रहा है कि जैसा कॉलोनियल रिजीम जो था, उस कॉलोनियल रिजीम को काउंटर करने के लिए आपको उस टाइम पे सेडिशन लॉ की जरूरत थी। लेकिन आज का सोशल स्ट्रक्चर जो है इंडिया का वो बदल चुका है, और जब वो सोशल स्ट्रक्चर बदल चुका है तो कानून भी बदले जाएंगे, नहीं तो आप वैसे के वैसे कानून नहीं चला सकते, राइट। सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन 124A ऑफ IPC। क्या कहता है, इट सेज दैट द ऑफेंस एंड द पनिशमेंट ऑफ द सेडिशन, ठीक है।
ये ऑफेंस और पनिशमेंट बताता है किसका? सेडिशन। The said provision was challenged in that it curtails the freedom of speech and expressions, जो कि ऑलरेडी मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूं बहुत बार कि भैया फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है इसकी बार बार गुहाई दी जाती है कि भैया हमारी जो है बोलने की जो हमारी आजादी है उसे दबा दिया गया है, ठीक है। और द कंट्री फ्रॉम विच द लॉ वॉज ब्रॉड, द यूनाइटेड किंगडम हैज इटसेल्फ रिपीट इट। अब रिपील्ड इट का मतलब है यूनाइटेड किंगडम जिसने ये हमें कानून दिया उसका खुद का ये कानून जो है उन्होंने हटा दिया है, राइट? यू अंडरस्टैंड? सो क्या आयरनी है, प्लीज अंडरस्टैंड, राइट? सो नाउ वी ऑल्सो नीड, अभी ये होल्ड के ऊपर है सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पे कि ये हट जाना चाहिए कि नहीं हट जाना चाहिए। सो लेट अस सी, जब इसके ऊपर कोई भी हमें फाइनल एपेक्स कोर्ट की तरफ से क्या आता है वो आपको मैं बता देता हूं। सो द एपेक्स कोर्ट gave pass the following orders in the interest of justice। अब कुछ इंटरिम चीजें हैं जो कि हाल फिलहाल के लिए लागू कर दी हैं, वो क्या क्या है वो प्लीज समझ लीजिए। पहला तो ये है कि स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट शुड रिफ्रेन फ्रॉम रजिस्टरिंग एनी एफआईआर अंडर सेक्शन 124A। मतलब हाल फिलहाल में आपको सेक्शन 124A के तहत किसी भी प्रकार की कोई एफआईआर आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। दूसरा, इन्वेस्टिंग एजेंसी शुड नॉट कंटिन्यू एनी इन्वेस्टिगेशन और टेक एनी कोर्सिव measures by invoking section 124A of IPC while the aforesaid provision of the law is under the consideration। और जो भी इन्वेस्टिगेशन कंपनीज हैं, हमारी एजेंसीज हैं, उनको ये निर्धारित किया गया है कि आप इसके अंदर कोई भी कोर्सिव एक्शन नहीं उठा सकते हैं अगर किसी के ऊपर सेक्शन 124A के तहत केस फाइल्ड है तो। देन इफ एनी फ्रेश केस इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 124, अगर रजिस्टर हो जाता है, द अफेक्टेड पार्टीज आर एट लिबर्टी टू अप्रोच द कंसर्न्ड कोर्ट फॉर द अप्रोप्रिएट रिलीफ। और अगर आपके ऊपर ऐसा केस आ जाता है तो आप अपने अप्रोप्रिएट कोर्ट के अंदर जाके क्या कर सकते हैं? कोर्ट में फाइल कर सकते हैं अपना केस। एंड ऑल द पेंडिंग ट्रायल्स, अपील्स एंड प्रोसीडिंग्स विद द रेस्पेक्ट टू द चार्ज फ्रेम्ड अंडर सेक्शन 124A for IPC be kept in a abeyance। abeyance का मतलब है एक बार के लिए भूल जाएं उन्हें, दूर तक की भूल हो गई है, या फिर आप कह सकते हैं अबंडेंस, या फिर आप कह सकते हैं इग्नोर कर दिया जाए एक बार उनको, ठीक है। This is all about this case law. Let's come to the next. Now, the apex court upheld the validity of vast power conferred to ED under the Prevention of Money Laundering Act। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है ये बेसिकली कर्टेल करने के लिए इसलिए बनाया गया था, क्योंकि हमने देखा था कि जितना भी ब्लैक का पैसा होता है उस ब्लैक के पैसे को आप किस तरीके से इकोनॉमिकली यूज करते हैं इन इलेक्शंस, ठीक है। आप इलेक्शंस के अंदर जो चंदा देते हैं उस चंदे के लिए आपको किसी प्रकार का कोई रिकॉर्ड्स देने की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स भी आए, राइट। इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या है? इलेक्टोरल बॉन्ड्स भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए अगर आप लॉ पढ़ रहे हैं और लॉ की पढ़ाई आगे करने वाले हैं, या फिर एक जनरली भी कोई और एग्जाम भी देना चाहते हैं। दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते क्या हैं, ये कौन इश्यू करता है और ये कौन इसको विड्रॉल ले सकता है, इससे कितने टाइम की इसकी वैलिडिटी होती है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ओके, लेट अस टॉक अबाउट दिस केस है विजया मदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या कहा गया? दैट द मनी लॉन्ड्रिंग इज वन ऑफ द हीनियस क्राइम। हीनियस क्राइम का मतलब बहुत बुरा क्राइम, और ये देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बुरा हो सकता है, इसलिए इसको हीनियस क्राइम कहा गया है, विच नॉट ओनली अफेक्ट्स the social and economic fabrics of the nation but also tends to promote other heinous offenses such as terrorism, offenses related to NDPC Act। ठीक है, जो आप लोगों को मैं बहुत बार बता चुका हूं, नारकोटिक्स का जो काम होता है, ठीक है, जैसे स्मगलिंग हो गई, जैसे ये जितने भी नार्को सब्सटेंसेस होते हैं, नार्कोटिक सब्सटेंसेस होते हैं, गांजा हो गया, अफीम हो गया, इनकी जो स्मगलिंग होती है, इन सबको प्रमोट करता है कौन? इनको प्रमोट करता है दैट इज ब्लैक मनी। क्या करता है? ब्लैक मनी। इसलिए हमारे हिसाब से मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो एक बहुत हीनियस क्राइम है। नाउ इन दिस केस, अब इस केस की बात करते हैं। इन दिस केस द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेवरल प्रोविजंस लाइक सेक्शन 5 क्या कहता है? दैट इज द अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। मतलब अगर ऐसा कोई करता है तो उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया जाएगा, जो भी प्रॉपर्टी है वो एक रिकवरी के अंदर आ जाएगी, वो सरकार ले लेगी। देन
सेक्शन 8 सब क्लॉज 4 क्या कहता है, दैट इज टेकिंग पोजेशन ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, ये कहता है कि जो अटैच प्रॉपर्टी अब अटैच हुई है उस प्रॉपर्टी का पोजीशन ले लिया जाएगा। ठीक है, देन सेक्शन 13 क्या कहता है, सर्च एंड सीजर, मतलब जहां जहां पे छापेमारी की जा सकती है, सर्च किया जा सकता है, ये बताता है सेक्शन 17। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 19 की तरफ, तो इट इज पावर ऑफ द अरेस्ट। जो भी इस केस के अंदर पाया जाता है मनी लॉन्ड्रिंग करता हुआ, उसको सेक्शन 19 के तहत जो है पावर मिलती है पुलिस को कि उसे अरेस्ट कर ले सकती है। देन सेक्शन 24 क्या कहता है, दैट इज रिवर्स बर्डन ऑफ द प्रूफ। अब इसके अंदर रिवर्स बर्डन ऑफ द प्रूफ क्या है, दैट मीन्स जब भी कोई गलती करता है, जैसे सपोज मैंने आपका मर्डर किया, राइट, जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने राजू का मर्डर किया, तो अब राजू का मर्डर जो मैंने किया है, इसके अंदर मुझे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि मैंने मर्डर नहीं किया है, लेकिन राजू की तरफ से जो पार्टी लड़ेगी उसे प्रूफ करने की जरूरत है कि मैंने मर्डर किया है। यही हमारा क्रिमिनल लॉ है। लेकिन यहां पे रिवर्स है, यहां पे पुलिस को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, यहां पे जिसको पकड़ा गया है उसे प्रूफ करने की जरूरत है कि भैया मैंने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 44 दैट इज ऑफेंसेस ट्राइबल बाय द स्पेशल कोर्ट। अब ऑफेंसेस जो इससे रिलेटेड है, दैट इज एनटीपी एक्ट के थ्रू, वो ट्रायल कहां पे होंगे, वो ट्रायल होंगे स्पेशल कोर्ट के अंदर। ठीक है, सो दैट वी कैन गेट द डिसीजन फास्ट ट्रैक। सेक्शन 45 क्या बताता है, दैट इज ऑफेंसेस बीइंग कॉग्निजिबल एंड नॉन बेलेबल। कॉग्निजिबल एंड नॉन बेलेबल का मतलब यह है कि विदाउट वारंट आपको रजिस्टर आपको अरेस्ट किया जा सकता है। नॉन बेलेबल मतलब इसके अंदर आपको बेल भी नहीं मिलेगी, मतलब बेल आपका राइट नहीं है, बेल आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट पे मिल सकती है। आप कभी भी अगर पढ़ेंगे तो बेल एंड नॉन बेलेबल में यही डिफरेंस होता है। बेलेबल ऑफेंस का मतलब है जहां पे बेल आपका राइट है, यू कैन आस्क फॉर द बेल, बट वेयर एज नॉन बेलेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जहां पे कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो आपको बेल देना चाहती है या नहीं देना चाहती है। नॉन बेलेबल का मतलब ये नहीं होता कि बेल कभी मिलेगी ही नहीं। ठीक है, ओके, आगे बात करते हैं। एंड ट्विन कंडीशन फॉर ग्रांट ऑफ द बेल बाय द कोर्ट, जो अभी मैंने आपको बताया है। एंड सेक्शन 50 दैट इज स्टेटमेंट्स मेड टू द ईडी ऑफिशियल्स। और सेक्शन 50 ये बताता है कि क्या क्या स्टेटमेंट्स हैं जो आपने ईडी को दिए हैं। ठीक है, आपने देखा होगा, बहुत बार खबरों में सुना होगा, ईडी का छापा पड़ गया, इनकम टैक्स का छापा पड़ गया, वो इसी तरीके से तो पढ़ते हैं। ठीक है, सो द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट वाज चैलेंज्ड बिफोर द एपेक्स कोर्ट। इन सारी चीजों के तहत जो है इसको कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया कि ये गलत है, और इसका जो है गलत यूटिलाइज करती है कौन, सरकारें, उन लोगों के लिए जो सरकार के अगेंस्ट कुछ भी बोलते हैं या फिर सरकार के अगेंस्ट चले जाते हैं। सो नाउ द कोर्ट अपहेल्ड, कोर्ट ने अपहेल्ड किया है, अपहेल्ड ऑल द चैलेंज्ड प्रोविजंस ऑफ द पीएमएलए। द कोर्ट आल्सो हेल्ड दैट द ईडी डिड नॉट possess the police power and as a result did not have to follow the police procedure when conducting an inquiry। ठीक है, अब यहां पे ये निर्धारित कर दिया गया है कि ईडी के पास में पुलिस के पावर्स नहीं होते हैं, तो उन्हें पुलिस का प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं है। देन फर्दर द कोर्ट नोटेड दैट द रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ टू रिसीव बेल वाज जस्टिफाइड इन ऑर्डर टू काउंटर द हीनियस क्राइम ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। और इन्होंने ये कहा है कि रिवर्स प्रूफ ऑफ बर्डन जो है ये आपको खुद प्रूफ करना है कि मुझे बेल क्यों दे देनी चाहिए। ये जो है एक अच्छी बात है, क्यों, क्योंकि आप हीनियस क्राइम को आप कर्टेल करना चाहते हैं, आप एक एग्जांपल सेट करना चाहते हैं कि अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसी समस्याओं के घेरे में आप आ जाएंगे। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। लेट अस गो टू द नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस है द टॉप कोर्ट लेड डाउन ए गाइडलाइन फॉर ग्रांटिंग बेल। अब बात करते हैं बेल के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने एक रिसेंटली जजमेंट दिया है, जो कि केस है हमारा सत्येंद्र कुमार वर्सेस सीबीआई। सत्येंद्र कुमार वर्सेस सीबीआई के अंदर क्या कहा गया है, दैट इज वेलफेयर लेजिस्लेशन ए पर्पसिव इंटरप्रिटेशन गिविंग द बेनिफिट टू द नीडी पर्सन बीइंग द इंटीमेंडेंट द रोल रिक्वायर्ड टू बी प्लेड बाय द कोर्ट। ओके, अब बात समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। दैट इज टेकिंग नोट ऑफ द इंक्रीज नंबर ऑफ केसेस सीकिंग बेल मेनली बिकॉज ऑफ द रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ द सेक्शन 170। सबसे बड़ी समस्या यही दिखी है कोर्ट को कि जो सेक्शन 170 है ये प्रोसीजर डिसाइड कर रहा है, दैट इज कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ये क्या प्रोसीजर डिसाइड कर रहा है, इट लेड डाउन द गाइडलाइंस रिगार्डिंग द ग्रांट ऑफ बेल।
किस तरीके से बेल दी जाती है, किस किस को बेल दी जा सकती है, किन कंडीशंस में दी जा सकती है और कितने समय के अंदर देनी ही पड़ेगी, ये सारी चीजें जो है सेक्शन 170 के अंदर हैं। लेकिन इसका रॉन्ग इंटरप्रिटेशन जो है वो बहुत समय से देखने को मिला है और इस रॉन्ग इंटरप्रिटेशन के कारण जो है प्रॉपर आप बेल ग्रांट नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण से बर्डन बढ़ता जा रहा है। यही कंसर्न यहां पे आया था और इसके लिए द कोर्ट urged the union government to enact a separate law to streamline the grant of bail। और इसके लिए जो कोर्ट है हमारा, कोर्ट ने रिक्वेस्ट किया है, किससे? रिक्वेस्टेड द सुप्रीम कोर्ट कि प्लीज ऐसा कोई कानून लेकर आइए जिससे कि एक सेपरेट इनेक्टमेंट आ जाए जहां से हम स्ट्रीमलाइन कर सकें किसको? ग्रांटिंग ऑफ द बेल। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। आगे बात करते हैं कुछ एपेक्स कोर्ट की तरफ से। सो नाउ एपेक्स कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस जो है वो जारी कर दी हैं जो कि उनके लोअर कोर्ट्स हैं उनके लिए। और क्या की है? द कोर्ट मस्ट सेटिस्फाई देमसेल्व्स ऑन द कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 41 एंड 41A ऑफ द कोड। एनी नॉन कंप्लायंस वुड एंटाइटल द एक्यूज फॉर द ग्रांट ऑफ द बेल। ठीक है, अगर इन केसेस के अलावा अगर एंटाइटल्ड है, कंप्लायंसेस अगर पूरे किए जा सकते हैं, ठीक है, तो फिर उसे बेल मिल जानी चाहिए। ठीक है, okay, now while considering the application under section 88, 170 and 240, 204, 209 of CPC, the bail upheld need not be compulsorily filed। ठीक है, इन सिचुएशंस के अंदर जो है वो बेल जो है उसको कंपल्सरीली आपको एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे The state and the central government must comply with the directions issued by the Supreme Court with respect to the constitution of the special court। ठीक है, इसके लिए स्पेशल कोर्ट जो है उसका कॉन्स्टिट्यूशन बहुत जरूरी है। जैसा मैंने आपको पहले बताया, पार्लियामेंट के लिए भी इससे रिक्वेस्ट कर दी गई है। The high courts are directed to look for the under trial prisoners who are unable to comply with the bail conditions and take appropriate action in light of section 440 of the code to facilitate their release। ठीक है, और ये हाई कोर्ट्स को निर्धारित किया गया है कि वो इस चीज को चेक करें कि जो लोग ऑलरेडी जेल के अंदर हैं, प्रिजनर्स हैं, और अगर वो बेल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं तो उन्हें किस तरीके से फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सकती हैं बेल के लिए। ठीक है, ये सारी चीज यहां पे कही गई है। दूसरा, बेल एप्लीकेशन ought to be disposed within a period of 2 weeks। ठीक है, 2 वीक्स के अंदर इसको डिस्पोज करने की निर्धारित कर दी गई है। किसकी तरफ से? हमारे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। एक्सेप्ट इफ द प्रोविजंस मैंडेट अदरवाइज। ठीक है, अब ये थोड़ा सा क्या है, हमेशा एक कंडीशन तो वैसे भी डाली जाती है कानून में, विद द एक्सेप्शन बीइंग एन इंटरवीनिंग एप्लीकेशन। ठीक है, अगर किसी प्रकार का कोई इंटरवेंशन है एप्लीकेशन में तो एक अलग बात है कि आप उसे होल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज इट हैज टू बी डन इन विद इन 2 वीक्स। नाउ एप्लीकेशंस फॉर एंटिसिपेटरी बेल आर एक्सेप्टेड टू बी डिस्पोज्ड विद इन ए पीरियड ऑफ 6 वीक्स। अब एंटिसिपेटरी बेल क्या होता है? एंटिसिपेटरी बेल का मतलब यह है कि जब आपने कोई क्राइम कर दिया है, आपको पुलिस पकड़ने वाली है, पकड़ने से पहले आप कोर्ट में चले जाते हैं और वहां से बेल ले लेते हैं। मतलब आप जेल नहीं पहुंचे हैं, जेल पहुंचने से पहले आपने बेल ले ली, दैट इज एंटिसिपेटरी बेल। ये एंटिसिपेटरी बेल जो है इसको 6 वीक्स के अंदर आपको डिस्पोज करने की जरूरत है। ठीक है, ओके, ये कुछ इस केस के अंदर हमारे सामने देखने को मिला है। नाउ नो इंडिविजुअल कैन बी फोर्स्ड टू रिसीव कोविड वैक्सीन। देखिए, कोविड जो था एक बहुत बड़ा महामारी आई थी और यहां पे हमें ऐसा कहा गया था कि सभी को कोविड वैक्सीन लगवानी है। लेकिन अगर आप कोविड की वैक्सीन नहीं लगवाते हैं, इन दैट सिचुएशन ऑल्सो आपको कोई कंपल्सरीली आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आपको वैक्सीन लगवाने की जरूरत है। ठीक है, केस लॉ क्या है? केस लॉ है जैकब पुलियाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसके अंदर ये कहा गया कि ये बॉडीली इंटीग्रिटी है जो कि आर्टिकल 21 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से प्रोटेक्ट की जाती है, दैट नो इंडिविजुअल कैन बी फोर्स्ड टू बी वैक्सीनेटेड। ठीक है, इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट है जो ये आपको पढ़ लेना चाहिए, दैट इज 2023 डेफिनेटली सीम्स लाइक ए होपफुल ईयर। क्यों होपफुल ईयर है? बिकॉज courtesy of the precedent set by the country's top court in the past year। जैसे आप कानून की पढ़ाई कर रहे हैं और कानून की पढ़ाई करने वाले हैं, उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि इस साल हमारे लिए अच्छा गया है। क्यों? क्योंकि हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उसने एक्टिवली बहुत केसेस हैं जिसके अंदर लैंडमार्क जजमेंट्स हमको दिए हैं
और ये लैंडमार्क जजमेंट जो है ये हमारे लिए एग्जामिनेशंस के अंदर इंपॉर्टेंट है, इनको मैनिपुलेट करके आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। सो प्लीज भूलिएगा बिल्कुल नहीं, इनको अच्छे से क्लियर करके जाइएगा। और जो भी नए रिसेंट और कोई भी लैंडमार्क जजमेंट्स अगर आते हैं तो उन्हें हम हमारे वीडियो में ऐड करते जाएंगे, सो दैट आपके लिए कुछ भी चीज कम ना रह जाए। और उसी के साथ आप लोगों के लिए ले आया हूं एक बहुत बड़ा सरप्राइज, और वो है 6 मंथ्स का करंट अफेयर। बच्चा डरा हुआ था, बोला सर आपका 3 महीने वाले में तो मजा आ गया, वो तो हमने अटेम्प्ट कर लिया, लेकिन वहां से तो हमारा 70% 80% हो पा रहा है, जो ये 20-30% है सर इसका क्या होगा। मैंने कहा इसका भी कुछ नहीं होगा, इसका भी समाधान होगा, और उस समाधान को मैं ले आया हूं, क्योंकि समाधान की बूटी जड़ी बूटी, और वो है करंट अफेयर की विजेंद्र सर। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए ले आया हूं जुलाई टू दिसंबर, जहां पे आपके लिए एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, वो ये है इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूं। ठीक है, इस वीडियो को आप देख लीजिएगा, और इस वीडियो के अंदर आपको वो सारा कंटेंट मिल जाएगा जो पिछले 6 महीने के अंदर, दैट इज फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर, इससे ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आपका पूरा 1 साल का कंटेंट अफेयर, करंट अफेयर पूरा मैं आपको करवा दूंगा। आप सिर्फ और सिर्फ जो जो वीडियो मैं आपको बताता हूं, आप सीयूटी या फिर कोई और अदर एग्जाम देने वाले हैं, आप सभी इस वीडियो को बहुत अच्छे से माइन्यूटली वॉच कर लीजिएगा। इसके अंदर एक एक इंपॉर्टेंट खबर होगी, और साथ के साथ आपसे कराएंगे हम कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस। और अगर आप चाहते हैं कि प्लान्ड स्टडी हो, एक क्रैश कोर्स आपको चाहिए जिसके अंदर आप वीकली अपनी पढ़ाई करें और खुद को इतना स्ट्रांग कर लें कि जिस दिन आपका एग्जाम हो उससे पहले जब आप मैराथन में बैठें तो उस मैराथन के एक एक सवाल का आप जवाब दे सकें, तो उसके लिए एक प्लान्ड स्टडी के लिए डेली जहां पे हम आपके साथ लाइव क्लासेस लेते हैं, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं, साथ के साथ आपको जो भी क्लासेस होती हैं वो रिकॉर्डेड सेशन में भी आपको मिलती हैं, पीडीएफ्स मिलते हैं, मॉक्स मिलते हैं, प्रैक्टिस सेशंस मिलते हैं, 1-to-1 डाउट सॉल्यूशंस आपको वहां हम देते हैं। ये सारी की सारी चीजें अगर आपको लेनी है तो उसके लिए आप आ जाइए सीयूटी पीजी एलएलबी सक्सेस 2.0 बैच। और अगर आप क्लैट के एस्पिरेंट है, क्लैट की कर रहे हैं तैयारी, तो आप आ सकते हैं हमारे क्लैट 2024 क्लासिक बैच, जो कि आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, और वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें। और अगर आप इन बैचेस में जुड़ते हैं और आप चाहते हो कि ये हमें बहुत सस्ता मिल जाए, बहुत बड़ा डिस्काउंट आप हमें दे दें, तो जब मैं आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूं तो मैंने सोचा उस सोने पे सुहागा थोड़ा और कर दें, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं अप टू 80% ऑफ डिस्काउंट, दैट इज ऑन दिस कोड Y738। अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ उस एक हल्की सी कॉस्ट के अंदर जुड़ जाएं, जो कॉस्ट आपकी जिंदगी का सपना पूरा कर सकती है, आपको उस मुकाम पे लेके जा सकती है जो आपने, हमने और आपके माता पिता ने आपके लिए सपना देखा है, और वो है इंडिया की टॉप कॉलेज के अंदर से लॉ करना, और उसके बाद इंडिया के एपेक्स कोर्ट जो कि सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर धड़ाके से वकालत करना, या एक बहुत बड़ा जज बनना, या फिर एक बहुत बड़ा अधिकारी बनना। ये सब सपने आपके पूरे हो सकते हैं। सिर्फ एक रास्ता मैंने आपको दिखाया है, वो रास्ता है कौन सा? वो रास्ता जाता है यहां, दैट इज आर CUT पेज PG बैच, दैट इज सक्सेस 2.0, या फिर हमारा क्लैट का क्लासिक बैच। ये दोनों में से आप कोई सा भी बैच ले सकते हैं। कोड आपको यूज करना है, दैट इज Y738। और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि आपकी और कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जो आप हमसे चाहते हैं, जिसके वीडियोस आप हमसे चाहते हैं, वो करंटली आपके सामने तुरंत पहुंचा दी जाएंगी। और अब बहुत जल्दी मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स, अपॉइंटमेंट्स। क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। इसका मैं अब तक का करंट अफेयर्स के जितने भी बुक्स एंड ऑथर्स हैं और अपॉइंटमेंट्स हैं, उसका वीडियो भी अगले वीक आपको मिल जाएगा। इसी के साथ आप लोगों से लेता हूं मैं धन्यवाद करते हुए आपसे अलविदा, और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें, और इंफॉर्मेटिव वीडियोस और आपके एग्जाम को आप तक क्लियर कराने में हेल्प करते रहें। उसके लिए हमारी एप्लीकेशन को तुरंत डाउनलोड कर लें और हमारे पेड पेज में आ जाएं। Y738 कोड बिल्कुल भी ना भूलें, Y738। ठीक है, इस कोड के थ्रू अगर आप जुड़ते हैं तो आपको पढ़ाई के साथ साथ एक आपका कंपेनियन मिलता है, वो हूं मैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।